हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं ओला S1X प्लस, जिसे परचेज़ करके हमें 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। एंड पिछले 1 साल में हमने इस गाड़ी को अराउंड 13,700 किलोमीटर्स तक चला ली है, ऑलमोस्ट 14,000 किलोमीटर्स। इन बिटवीन मुझे इस गाड़ी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दिया, उसी के साथ में काफ़ी जगह पे मुझे दिक्कतें भी हुई। तो आज के 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद में हम लोग जानने वाले हैं कि इस गाड़ी का आज के टाइम में क्या कुछ परफॉर्मेंस डिलीवर हो रहा है एंड क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये जो वर्जन है यहाँ पे मुझे 3 किलोवाट की बैटरी पैक मिला है एंड बोथ साइड फ्रंट एंड रियर दोनों में भी ड्रम का ब्रेक सेटअप दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक सेटअप के ही बारे में। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस की अगर बात करी जाए तो काफ़ी अच्छा स्टॉपिंग डिस्टेंस यहाँ पे मिलता है, लेकिन जो हैंड लीवर है इसका डिज़ाइन बहुत ही बुरा है। सी एक्चुअली जब हम लोग ब्रेक ऑपरेट करते हैं तो फील बहुत बुरा आता है एंड उसी के साथ में यहाँ पे बार बार नॉइज़ भी जनरेट होता है। सी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ी ऑपरेशन है। इलेक्ट्रिक गाड़ी है, गाड़ी का ही नॉइज़ नहीं आता है, लेकिन बाकी मैकेनिकल सिस्टम का नॉइज़ आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अनोइंग लगता है। हैंड लीवर असेंबली जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये राइट साइड का है एंड ये लेफ़्ट साइड का है। लेफ़्ट साइड में यहाँ पे ऑलरेडी पाउडर जो यहाँ पे लगा हुआ है या फिर पेंट लगा है वो ऑलरेडी निकलना चालू हो चुका है, लेकिन ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा मिला। वही है कि जो अर्गोनॉमिक फील है वो अच्छा नहीं मिलता है। उसके बाद में रियर व्यू मिरर की अगर बात की जाए तो रियर व्यू मिरर आप देख सकते हैं राउंड शेप के है, स्लाइटली क्लासिक शेप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, लेकिन क्योंकि वो राउंड शेप में है, साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो बैक व्यू जो है ये ओकेइश है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड बट ओकेइश है। टायर की बात करते हैं, फ्रंट एंड रियर बोथ साइड आपको 90/90 सेक्शन के 12 इंच रिम वाले टायर मिलते हैं, जो कि ब्रांडिंग है यूरो ग्रिप की, फ्रंट एंड रियर बोथ साइड। बट गाइज जो ओरिजिनल टायर्स यूरो ग्रिप के जो टायर्स है यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं पे परफॉर्मेंस स्लाइटली पुअर लगा, और उसी के साथ में जो मटेरियल क्वालिटी है डैट इज़ नॉट गुड। मैं आपको बताना चाहता हूँ वाई नॉट गुड। सो ये जो टायर है, टायर में काफ़ी जगह पे मुझे ब्रोकन स्पैचेस मिल रहे हैं 1 साल होने के अंदर। रियर वाला टायर मेरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ था, बहुत सारे पंचर हुए थे। सो पंचर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम विद द मैन्युफैक्चरिंग, या आई नो, लेकिन जब भी हम लोग पंचर रिपेयर करते थे तो वो प्रॉपरली रिपेयर नहीं होता था। आई डोंट नो वेदर पंचर बनाने वाले बंदे से प्रॉब्लम है या फिर टायर का प्रॉब्लम है, बट पंचर हमारा कभी भी प्रॉपरली रिपेयर नहीं हुआ। अल्टीमेटली मुझे ये नया टायर परचेज़ करना पड़ा, विच इज़ फ्रॉम MRF नाइलो ग्रिप जैपर, जो कि 90/90 सेक्शन का 12 इंच रिम वाला ही टायर है। इसे इंस्टॉल करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि हब मोटर है और हब मोटर वाले व्हीकल में जो मोटर वायर के साथ में कनेक्टेड रहती है, उसके कारण निकालना एंड वापस से असेंबल करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, एक अलग से टास्क होता है। उसके साथ में यहाँ पे बॉटम में हमें सेंटर स्टैंड दिया हुआ नहीं है, साइड स्टैंड ही है। हालांकि सेंटर स्टैंड लगाने के लिए यहाँ पे अलग से अरेंजमेंट करी है, बट अगर सेंटर स्टैंड गाड़ी में है नहीं तो कोई भी मेंटेनेंस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जाती है। इनकेस अगर पंचर भी हुआ हो ना तो आपको खुद होकर गाड़ी आगे पीछे करना पड़ेगा ताकि पंचर डिटेक्ट कर पाए, उसके बाद में उसको रिपेयर कर पाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। सो ओला ने इसके ऊपर काम करना चाहिए। एटलीस्ट सेंटर स्टैंड तो मैंडेटरी है यार, वो देना ही चाहिए। अभी गाइस बात करते हैं मोटर परफॉर्मेंस के बारे में। मैं फिगर्स के बारे में नहीं जाऊँगा, डायरेक्टली जंप करते हैं इसके राइडिंग मोड्स के बारे में। तो गाइस ये मोटर 3 अलग अलग राइडिंग मोड के ऊपर में काम करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द इको, सेकंड वन इज़ द नॉर्मल मोड, थर्ड वन इज़ द स्पोर्ट्स मोड। इको मोड जो है ये ओकेइश है, मैक्सिमम टॉप स्पीड आपको 42 kmph की मिलती है एंड विलेज साइड एरिया होगा तो ऐसे केस में आपको ठीक है, लेकिन अगर आप सिटी ट्रैफिक में चला रहे तो इन दैट केस आपको ये मोड बहुत ही ज़्यादा लैगी फील होगा एंड आप इजीली मूव नहीं कर पाएंगे ट्रैफिक में। इवन द टॉप स्पीड इज़ 42 kmph, लेकिन 42 kmph अचीव करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। द बेस्ट मोड इज़ नॉर्मल मोड, क्योंकि नॉर्मल मोड में आपको काफ़ी अच्छा फ्यूल इकोनॉमी, एक्चुअली बैटरी रेंज आपको देखने को मिलती है। सो अगर रेंज की बात करें तो नॉर्मल मोड में आपको अराउंड 80
70-80 किलोमीटर्स की रेंज यहाँ पे आसानी से मिल जाती है अगर आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव चलाते हैं इस केस में। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल, बहुत ही प्यार से चलाएंगे, इन दैट केस रेंज तो यार 100 किलोमीटर तक की भी आपको देखने को मिलती है। लास्टली स्पोर्ट्स मोड की बात करेंगे तो स्पोर्ट्स मोड इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट मोड। मैं मेरे गाड़ी को काफ़ी बार नॉर्मल मोड में और काफ़ी बार स्पोर्ट्स मोड में चलाता हूँ। इट इज़ लाइक 60-40 रेशो, 60% मैं नॉर्मल मोड में, 40% मैं स्पोर्ट्स मोड में चलाता हूँ। इको मोड में तो चलाता ही नहीं हूँ। सो स्पोर्ट्स मोड में परफॉर्मेंस कैसा है? सो गाइस, ऑसम, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मिलता है। जस्ट लाइक 180 सीसी IC इंजन बाइक, इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मिलता है लिटरली। लेकिन टॉप स्पीड इज़ लिमिटिंग टू 90 kmph ओनली। अभी बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे मुझे मिलती है 3 किलोवाट कैपेसिटी की बैटरी, राइट। मेरे घर से मेरा ऑफिस जाते समय अराउंड 18 किलोमीटर्स होता है। वापस आते समय हम लोग स्लाइटली लॉन्ग टर्म से आते हैं, तो वहाँ पे हमें ये अराउंड 20 किलोमीटर्स पड़ता है। एंड जाते समय अगर मैं नॉर्मल मोड में एकदम आराम से चलाता हूँ तो इट विल टेक 20% बैटरी। हाँ, ये 20% बैटरी कंज्यूम करता है। एंड अगर मैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलाना चाहूँ, जस्ट लाइक 70 kmph की स्पीड, 60 kmph की स्पीड, इन दैट केस इट विल ड्रेन अराउंड 25%। ओके। एंड अगर वही मैं स्पोर्ट्स मोड में चलाता हूँ, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव चलाता हूँ, तो मुझे एक साइड में एटलीस्ट 30% का बैटरी कंज्यूम होता है। दैट इज़ ओनली फॉर दी 18 और 20 किलोमीटर, राइट। लेकिन अगर मैं इसे हाईवे पे चलाता हूँ और मेरा ब्रेकिंग काफ़ी कम हो रहा है, मुझे ज़्यादा ब्रेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इन दैट केस इसका बैटरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिलता है। फॉर 1 किलोमीटर यू विल कंज्यूम ओनली 1% ऑफ बैटरी। लेकिन यहाँ पे अगर आप डबल सीट हो तब भी चलेगा, लेकिन आपकी जो स्पीड है इट शुड बी लिमिट बिटवीन 40 to 50 और समटाइम 55 kmph। in that case it will deliver the best performance in terms of the range। और आप जितना गाड़ी को भगाना चाहो उतना भगा सकते हो। टॉप स्पीड इज़ लिमिटिंग टू फॉर नॉर्मल मोड इट इज़ 70, फॉर स्पोर्ट्स मोड इट इज़ 90। तो आई थिंक स्कूटर के हिसाब से दिस मच टॉप स्पीड इज़ इनफ। बट पर्सनली मुझे लगता है कि इफ़ इट गोज़ टू 100 and 110, इन दैट केस इट विल बी मच बेटर इन टर्म्स ऑफ दी परफॉर्मेंस ओनली। फिर ये बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। इतना हेवी सॉफ्टवेयर के ऊपर में रिलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आप इंडिया में काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स आप देख रहे होंगे, उसमें सॉफ्टवेयर के ऊपर में इतना ज़्यादा रिलाई नहीं किया है और उन गाड़ियों में इस तरह के इशू तो बिल्कुल नहीं आते। जस्ट लाइक यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी है फॉर मैप नेविगेशन, ऑल्सो गाड़ी चालू करने के लिए भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर एंड मोबाइल के ऊपर में कनेक्टिविटी दी है। लेकिन यार काफ़ी बार वो कनेक्शन ही नहीं हो पाता है एंड गाड़ी चालू करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे इन्होंने 2 बटन्स दिए हैं, ये नंबरिंग के लिए है। जस्ट लाइक अगर ये मैंने पावर बटन प्रेस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े समय के बाद में पासवर्ड पूछ रहा है। मे बी बिकॉज ऑफ ब्राइटनेस आई एम नॉट एबल टू शो यू। सी, यहाँ पे पासवर्ड दिखा रहा है। सो यहाँ से हमें नेविगेट करना पड़ता है 1 2 3 4 5 6। सो वहाँ से पासवर्ड डालना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड इट टेक्स इट्स ओन टाइम। सो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। चाबी वाला कनेक्शन, की कनेक्शन इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल, या फिर फोब हो तो दैट विल बी मच यूज़फुल, जस्ट लाइक चेतक। सो सॉफ्टवेयर की और बात करें तो गाइज़, जो हमने मोबाइल कनेक्टिविटी यहाँ पे देखी है तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर मैं मैप भी नेविगेट करूँ तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। मेरा टर्न चला जाता है, आफ्टर दैट इट अपलोड्स। सो दैट इज़ वेरी लैगी, नॉट एट ऑल यूज़फुल ही नहीं है। उसके अलावा गाइस, जब स्टार्टिंग में हमने जब गाड़ी परचेस करी थी तो उस समय मुझे सॉफ्टवेयर का एक बहुत बड़ा लैग ऑब्जर्व हुआ था एंड वो सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। तो क्या हुआ था ना, जब भी हम लोग गाड़ी चला रहे थे तो ऑटोमेटिक मोटर का पावर कट ऑफ हो जाता था एंड जब मेरा स्पीड अराउंड 10 kmph तक रिड्यूस हो जाए उसके बाद में फिर ऑटोमेटिक वहाँ पे पावर लेती थी गाड़ी एंड उसके बाद में हम लोग आगे में गाड़ी चला पाते थे। तो इट वाज अ वेरी शॉकिंग फॉर मी। और ऐसा फालतू ग्लिच तो यार नहीं आना चाहिए, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू सेफ्टी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमने जब गाड़ी शोरूम में दी थी तो अराउंड 15 से 20 दिन उन्होंने लिया था वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और उन्होंने कहा कि भाई ये सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट का ही प्रॉब्लम था, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस।
सो यार सॉफ्टवेयर के ऊपर में इतना ज़्यादा रिलाई अगर करना है गाड़ी को तो सॉफ्टवेयर प्रॉपरली होना चाहिए आपका। हार्डवेयर जो है सॉफ्टवेयर के लिए जो सपोर्टिंग हार्डवेयर है इट शुड बी ग्रेट, देन ओनली ये प्रॉपरली परफॉर्म करेगा, बट इस केस में ऐसा नहीं है। एंड इसके बाद में फिर बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में। तो गाइस ओला का कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में मेंटेनेंस की क्या ज़रूरत। सो बहुत ही फालतू फंडामेंटल है भाई। मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ एंड आई नो देयर आर ऑलवेज वियर एंड टियर, और गाड़ी को अगर है तो उसमें मेंटेनेंस की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। मैं आपको मेरे साइड से जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके ऊपर से बताना चाहूँगा कि जो अभी लीवर है सी इतना नॉइज़ी है तो इसका मेंटेनेंस करने की तो ज़रूरत पड़ती है यार। यहाँ पे ग्रीसिंग वगैरह करने की ज़रूरत है, वहाँ पे प्रॉपरली रबर बूट वगैरह भी नहीं दिया है तो पूरा डस्ट के कारण ये ग्रीस पूरा ख़राब हो जाता है। उसके अलावा जब भी गाड़ी वॉश करते हैं तो यहाँ पे भी पूरा वाटर जो चला जाता है तो उसके कारण कैसा है ना, जो भी ग्रीस है वो वॉश आउट हो जाता है। सेम यहाँ पे भी वैसा ही है। उसके अलावा नीचे के साइड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, ये पैनल्स के पास में, ड्रम पैनल के पास में। तो इसका मेंटेनेंस तो यार करना पड़ता है। एंड अगर आपका मेंटेनेंस साइकिल आप खुद होकर डिसाइड नहीं करेंगे तो बंदा मेंटेनेंस कैसे करेगा। उसी के साथ में इनका जो मेंटेनेंस सेंटर है, जो भी वर्कशॉप है, वहाँ पे भी प्रॉपरली मेंटेनेंस नहीं होता है। वहाँ पे भी शेड्यूल वगैरह करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है। आज भी वो दिक्कतें बरकरार है, कायम है। और हम लोग अगर बाहर में मेंटेनेंस करवाए तो फिर इसका वारंटी वॉइड हो जाता है, और वो भी कुछ अच्छी बात नहीं है। सो एक है कि अगर आप ओला स्कूटर लेते हैं तो उसके साथ में आप बहुत सारे प्रॉब्लम भी परचेस करते हैं, लेकिन एक ही चीज़ मुझे इस गाड़ी के बारे में अच्छी लगी, दैट इज़ पिछले एक साल में जो स्टार्टिंग के 2-3 महीने थे वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आया। उसके बाद में फिर जो प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, और क्योंकि चार्जिंग का भी इसमें ज़्यादा इशू होता नहीं है। चार्जिंग का इशू आई मीन रेंज काफ़ी अच्छी मिलती है। अगर आपको आपकी गाड़ी अगर मान लीजिए 50% भी डाउन है आपके बैटरी, सो आफ्टर डैट इट विल टेक एटलीस्ट ओनली 3 आवर्स टू चार्ज फुल्ली। सो मुझे ऐसा कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ कि मेरा आई एम रनिंग आउट ऑफ चार्ज, क्योंकि मेरा डेली रनिंग अराउंड 40 to 50 किलोमीटर्स होता है, कभी कभी 60-70 किलोमीटर्स भी हो जाता है। तब भी अगर मैं प्रॉपरली खुद के मैनेज करूँ तो मुझे ऐसा कभी भी प्रॉब्लम ऑब्ज़र्व हुआ नहीं है। तो वही चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी। उसके अलावा जो छोटे मोटे ग्लिच है रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर वो तो बहुत ज़्यादा है, उसका प्रॉब्लम तो है ही। सस्पेंशन सिस्टम की बात करते हैं यार, वो तो भूल ही गया था। सो सस्पेंशन सिस्टम इज़ क्वाइट गुड, बहुत ही अच्छा ट्यून किया है ओला ने। ये चीज़ के ऊपर में काफ़ी अच्छा काम किया है, आई अप्रिशिएट इट। सो गाइस आपको क्या लगता है, आपके थॉट्स आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। एंड आई होप आप में से किसी ना किसी के पास में ये स्कूटर तो होगी ही होगी। सो लेट मी नो कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स एक्चुअल ऑब्जर्व हुए एंड उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या क्या किया। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होंगी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, या फिर इसी गाड़ी का कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। सो गुड बाय।